इसमें क्या है? गेट लॉक किया जाए? रुक जा भाई। स्टार्ट कर रहे हैं। अरे मुझे क्या पता। जल्दी इधर आइए भाई, जल्दी करना। नहीं नहीं, रहने दे, छोड़ दे। कौन बोल रहा है तुम्हें ये बातें? कल क्लास लगाई जाएगी तुम्हारी। बैठ जाओ सारे, जल्दी बैठो, जल्दी फास्ट। बैच जल्दी। लास्ट क्या पड़ा एक बार देखो जल्दी से। एनर्जी कैसे जाएगी? सेल के बाहर एटीपी भेजना बहुत मुश्किल है। एटीपी क्या है, एक सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है। सेल के बाहर एटीपी नहीं जाता है ना। पढ़े भाई? एक दो बच्चों को निकाल दें तभी चुप होगे। चुपचाप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बोलेगा तो उसको क्लास से निकाल दूंगा अभी मैं, ठीक है? हाँ, शांति से पढ़ाई करो। दूसरी चीज क्या है, सुन लो सब लोग। 2 या 3 टेस्ट आपके छुट्टियों के गैप में बता दूंगा, बॉटनी के वो लग जाएंगे ऑनलाइन, सबको देने हैं वो, ठीक है? ऑनलाइन कराने से क्या फायदा होगा, पता चलेगा किसने दिया किसने नहीं दिया। आप प्रॉपर अटेम्प्ट करो उसे, ठीक है? हाँ, चैप्टर ये जितने हो चुके हैं उन्हीं में से लगाऊंगा, एक डेट शीट दे दूंगा आपको। मान लो एक टेस्ट में 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, ऐसे करके 3 टेस्ट करा देंगे। असाइनमेंट, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स मैं भी डलवा रहा हूँ, 10-15-20 मिनट में डलवा देता हूँ। डोपा में नहीं है? क्यों? स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किए हैं, फिर लाइट रेख। टॉपिक लिखूं, उससे क्या फायदा होगा? डोपा प्राइम तू चैप्टर खत्म करने के बाद बना रहा है ना, तो रैंडम होने से कितना फर्क पड़ेगा तुझे? हाँ, हेडिंग डालो। ये हमने लास्ट पढ़ लिया था, हमने रेस्पिरेशन का रोल लिखवा दिया था। लास्ट क्या लिखवाया? रेस्पिरेशन का रोल लिखवाया नहीं कि एटीपी बनाता है और बायोसिंथेसिस के लिए केमिकल बनाता है, नहीं। हेडिंग डालो, रोल ऑफ रेस्पिरेशन, जल्दी से, फास्ट, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। मेरी बात सुने ध्यान से। रेस्पिरेशन के 2 रोल हैं। सबसे पहले वो एनर्जी बनाता है। अब एनर्जी सुनो, देखो कैसे बनती है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। एनर्जी ऐसे बनती है हमारे पास, हमेशा याद रखना, एटीपी जो होता है उसमें मेरे पास 3 फॉस्फेट होते हैं, तीनों फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये पहला फॉस्फेट है,
दूसरा और तीसरा फॉस्फेट में हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं पानी की प्रेजेंस में। ब्रेक करते हैं किसकी प्रेजेंस में? पानी की प्रेजेंस में। तो पानी होगा तो ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए सेल के अंदर एटीपी टूट सकता है, सेल के अंदर काम कर सकता है, क्योंकि सेल के अंदर ही पानी होता है। एटीपी का बॉन्ड तोड़ने के लिए पानी चाहिए, और जब एटीपी बनेगा तो पानी रिलीज होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर जब हम एटीपी को पानी देंगे, उसे हम कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो एडीपी और पीआई। ये पीआई क्या है? ये जो फॉस्फेट अलग हो गया, इसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कह रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटता है? पानी की। और साथ में मेरे पास क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और जब मैं एनर्जी के साथ फॉस्फेट को एडीपी से जोड़ दूं, तो मेरे पास वापसी एटीपी बन जाता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? तो रेस्पिरेशन का सबसे पहला रोल क्या है? कि वो एनर्जी बनाता है, और वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। दूसरा रोल आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सुनेंगे ध्यान से, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट या जो भी चीज बनती है, हम यहां पर लिख रहे हैं कि जो भी इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन में बनते हैं, जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं किसमें? रेस्पिरेशन में। किसमें फॉर्म होते हैं? रेस्पिरेशन में। वो कहां यूज होते हैं? वो यूज होते हैं एज अ प्रिकर्सर। प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड। इसका क्या मतलब हुआ? बायोसिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड, इसका क्या मतलब हुआ? मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। मेरे पास मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हम ऐसे पाइरुवेट बना रहे हैं, पाइरुवेट से बना रहे हैं एसिटाइल कोए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। जरूरत पड़ने पर मैं पाइरुवेट को यहां से बाहर ले जाकर इससे कोई अमीनो एसिड बना सकता हूं, एसिटाइल कोए को ले जाकर फैटी एसिड बना सकता हूं। तो रेस्पिरेशन दो काम करके देता है हमें, रेस्पिरेटरी पाथवे। पहला, अगर रेस्पिरेटरी पाथवे में मान लो कोई चीज एंटर करती है, मैं रिपीट करूंगा, मैं जब बोल रहा हूं रेस्पिरेशन तो मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, जब मैं रेस्पिरेटरी पाथवे बोल रहा हूं तो मैं उन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। तो रेस्पिरेटरी पाथवे के जो रिएक्शंस हैं वो दो काम करके देते हैं। पहला, वो ऊर्जा बनाते हैं, और दूसरा काम वो क्या करते हैं बेटा? दूसरा काम, वो बेसिकली दूसरा काम क्या करते हैं कि उनमें से आप किसी भी चीज को निकाल कर कोई नया कंपाउंड बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनेंगे, फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे क्या है कि जो आटा है, गेहूं है, उसकी एक फॉर्म मैदा भी है। ठीक है, तो वो स्टार्च है एग्जैक्टली। स्टार्च खाने से क्या फैट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यदि आप स्टार्च ज्यादा खा लो तो स्टार्च डाइजेस्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज आ जाएगा आपके ब्लड में। मान लो ग्लूकोज को हमने तोड़ लिया पायरुविक एसिड में और फिर एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो सकता है फैटी एसिड में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी पाथवे में ऐसी बहुत सारी चीज होती हैं जिनके पास कार्बन की चेन है। तो जो इंटरमीडिएट होते हैं उनमें किसकी चेन होती है? कार्बन की चेन होती है। किसकी चेन होती है? कार्बन की चेन होती है। तो जो इंटरमीडिएट बनते हैं जिनके पास कार्बन की चेन होती है, उनको आप इन रिएक्शन से बाहर निकाल कर कोई नई चीज बनाना चाहो बना सकते हो। तो रेस्पिरेशन ये दो काम करता है। ये बात कहां लिखी है? जहां वो आपके सेकंड पेज पे लिखा है ना कि डू प्लांट ब्रीथ, उसके जस्ट ऊपर की दो लाइनें दिखो लिखी हुई है प्रीकर्सर वाली। डू प्लांट ब्रीथ वाला जो है ना, उसके ऊपर की जस्ट दो लाइनों में ये लिखा हुआ है। मिला किसी को? मिला? ये रही एनसीईआरटी, खोल भी लिया करो इन्हें कभी। ठीक है, दो काम कर रहा है, नोट कर लो जल्दी से। आगे चल रहे हैं। प्लांट ब्रीथ करता है नहीं करता इसकी बात कर रहे हैं। भाई लिखो, लिख लिया? एनसीईआरटी पढ़ो।
जल्दी करो। हो गया? लिख लिया बेटा? पढ़ ली? चले आगे? चलते आगे बेटा। जल्दी लिख लिया ना? एटीपी जीटीपी में क्या फर्क होता है, किसी को बताओ? और जीटीपी में? एटीपी इज केमिकली, केमिकली एटीपी इज लिपिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड। केमिकली एटीपी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। सही है? केमिकली क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। आ जाओ। अब हमारा अगला सवाल जो है बेटा, ध्यान सुनेंगे, इसके अराउंड बात करेंगे, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे। 2 मिनट सुनेंगे ताकि चीजें हम पढ़ सकें। जो अगल बगल में बात करके, है ना, दांत दिखा रहे हैं, उनकी पिटाई हो जाएगी, ध्यान रखना। सही है? हाँ, ध्यान से सुनो, फोकस करो मेरी तरफ। ठीक है? सबसे पहले एनसीईआरटी ने अब जो टॉपिक दिए कैसे मूव करेगा, इनमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। पूरा टॉपिक ध्यान से सुनो, समझ आना चाहिए, और छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीईआरटी ने पूछा है क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। प्लांट ब्रीथ नहीं करते, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए। सुनो ध्यान से, ये सवाल गलत है कि प्लांट ब्रीथ करता है कि नहीं करता। सवाल ये होना चाहिए कि क्या प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, 100% ऑक्सीजन चाहिए। पर प्लांट की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। प्लांट में क्या होता है, सिर्फ गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता। हमारी बॉडी में गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट? दोनों। दोनों। फॉर एग्जाम्पल, जो हम सांस लेते हैं वो ब्रीदिंग है, लंग्स में एक्सचेंज होता है, टिश्यू में एक्सचेंज होता है, और ब्लड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट्स के अंदर क्या है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। गैसेस का बहुत कम ट्रांसपोर्ट है। कम भी कैसा है, थोड़ी दूर तक डिफ्यूजन हो गया। मेरी बात समझो, डिफ्यूजन जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत फास्ट होगा, लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा सा भी होते बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो प्लांट्स में पहला पॉइंट, प्लांट क्या नहीं करते, ब्रीद नहीं करते। प्लांट्स को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की जरूरत उन्हें भी होती है। प्लांट ऑक्सीजन से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो प्लांट में एनसीईआरटी सबसे पहले कहती है कि प्लांट की जो प्लांट्स हैं हमारे पास, उनमें गैसेस की मूवमेंट, एक्सचेंज कैसे होता है, डिफ्यूजन से। बहुत कम ट्रांसपोर्ट या ना के बराबर ट्रांसपोर्ट होता है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, एनर्जी बनाने के लिए। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, जैसे खाने का एब्जॉर्प्शन, नर्व कंडक्शन, उसके अलावा सेल्स के बहुत सारे मैकेनिज्म, जैसे सेल डिवीजन या कोई भी ऐसी चीजें। इन सबको बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है। मूवमेंट, मसल की मूवमेंट, एटीपी चाहिए। लेकिन प्लांट्स में एटीपी की रिक्वायरमेंट कम है। अगर एटीपी की रिक्वायरमेंट कम है तो खाने का खर्चा कम है, खाने के खर्चे के साथ साथ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है। तो प्लांट को ऑक्सीजन कम चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लांट के सेल कम रेट से रेस्पायर करते हैं। समझ में आ रहा है? कम रेट से क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर कम रेट से करते हैं, सही है। तो इनका मतलब उनकी ऑक्सीजन की जरूरत भी कम है। कुछ ऐसे प्लांट के ऑर्गन है जिनमें गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होता है, वो है लीफ। वो ये काम स्टोमेटा से कर ले जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? वो क्या कर ले जाते हैं, स्टोमेटा से ये कर ले जाते हैं।
नहीं तो रूट स्टेम लीफ को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, इसीलिए वो रेस्पायर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, स्लो रेट से करते हैं। ये क्लियर है? और थोड़ा बहुत जो भी ऑक्सीजन उन्हें एक्सचेंज करनी है वो या तो स्टोमेटा से कर ले जाते हैं या लेंटिसल से। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले प्लांट ब्रीद करते हैं नहीं करते, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, यस चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो हम ये देख रहे हैं सबसे पहले कि प्लांट में क्या नहीं होता, एक्सचेंज नहीं, मतलब प्लांट में डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, प्लांट के ऑर्गन धीरे रेस्पायर करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, ऑक्सीजन उन्हें कम चाहिए। जिन टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कि रूट स्टेम लीफ में से लीफ को काफी एक्सचेंज करना है, पर वो क्या कर रहा है, CO2 एक्सचेंज कर रहा है, और मान लो रूट और स्टेम को ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए उनके पास लेंटिसेल होते हैं। क्या होते हैं? लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या होता है बेटा? लेंटिसेल सेकेंडरी ग्रोथ में बने हुए छेद होते हैं, स्टेम पर और रूट दोनों पे बनते हैं। तो लेंटिसेल क्या करा देता है, गैसेस एक्सचेंज, स्टेम में रूट में, रूट में कम स्टेम में थोड़ा ज्यादा। लीफ में लेंटिसेल नहीं होते, क्या होते हैं, स्टोमेटा। पहली तो जरूरत कम है, और जितनी जरूरत है वो किससे पूरी हो जाती है, स्ट्रक्चर से। कौन सा स्ट्रक्चर, स्टोमेटा और लेंटिसेल। पहली बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हमने क्या बोला, सारा कुछ कैसे चल जाएगा, डिफ्यूजन से। दूसरा हमने बोला गैसेस एक्सचेंज की जरूरत कम है, किससे चल जाएगी, स्टोमेटा से और लेंटिसेल से। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो भी ऑक्सीजन चाहिए सतह पर चाहिए, जो भी ऑक्सीजन चाहिए कहां चाहिए, सतह पर चाहिए। मतलब क्या हुआ, पहली बात तो लीफ चपटा ऑर्गन है, तो उसमें बहुत गहराई है नहीं। लेकिन जो स्टेम होता है, स्टेम कैसा होता है, ऐसा चौड़ा स्टेम है, ब्रॉड स्टेम है। इस स्टेम के अंदर के सारा टिश्यू, अंदर का सारा टिश्यू डेड होता है बेटा। स्टेम का जो अंदर का टिश्यू होता है हमारे पास, वो पूरी तरीके से डेड होता है। तो जो लिविंग सेल है वो सिर्फ कहां प्रेजेंट है, सरफेस पे। इनको ऑक्सीजन चाहिए, और लिविंग सेल्स के बीच में भी गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, लीफ में जो लिविंग सेल है फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, उनके बीच में गैप है ताकि गैस मूव कर सके। तो एनसीईआरटी ने कैसे कैसे बोला है, सबसे पहले गैस मूव करेगी डिफ्यूजन से, ट्रांसपोर्ट नहीं होता। रूट स्टेम लीफ को कम ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि धीरे रेस्पायर करते हैं। तीसरी चीज क्या है कि लीफ तो चपटा ऑर्गन है, आराम से हो जाएगा डिफ्यूजन। लेकिन जो बड़े मोटे ऑर्गन भी हैं, जैसे स्टेम, पीपल की स्टेम, उसके अंदर का मैक्सिमम पार्ट क्या है, डेड। तो लिविंग सेल्स कहां पर है, सरफेस पे। तो डीप जब ले जाना ही नहीं है गैस को, तो फिर ट्रांसपोर्ट क्यों करेंगे? समझ में आ रहा है? डीप हमें ले जाना नहीं है तो हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। कोई डाउट है किसी को, बोलो। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करेंगे प्लांट ब्रीथ तक की, प्लांट ब्रीथ तक की एनसीईआरटी रीड करेंगे। डू प्लांट ब्रीथ वहां तक रीड करेंगे जहां ग्लूकोज का रिएक्शन लिखा हुआ है, जल्दी। जल्दी पढ़ना बेटा। समझ आ रहा है?
जो फोटोसिंथेसिस में बन रहा है। हाँ ठीक है। और रात में चाहिए ना, तो लीफ में तो चलो दिन में काम चल गया, रात में क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन की पर रिक्वायरमेंट कम भी है क्योंकि एनर्जी कम चाहिए। प्लांट को उतनी एनर्जी चाहिए नहीं एज कंपेयर टू एनिमल, प्रोसेसेस कम है। पढ़ लिया? वहां तक पढ़ना है जहां तक वो इक्वेशन लिखी है, जस्ट इक्वेशन के ऊपर तक पढ़ लिया सबने? इसको लिखते हैं बेटा, देखो ये लेंटिसेल होता है, इस तरीके से होते हैं, छेद से दिखते हैं उस पे स्टेम पे, ठीक है? इन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। ये क्यों होता है? ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। अब देखो, एनसीईआरटी कह रही है ब्रीदिंग गिव O2, यस। डस प्लांट रिक्वायर O2, यस। किसके लिए? फॉर, किसके लिए? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि खाने का ऑक्सीडेशन वो भी करता है। अब कह रहे हैं कि प्लांट किस तरीके से वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। सबसे पहले, ईच प्लांट पार्ट कैन फुलफिल इट्स ओन रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि क्या है बेटा, कैसे करेगा? बाय डिफ्यूजन। कैसे करेगा? बाय डिफ्यूजन, यस, डिफ्यूजन। नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हमारे पास हो रही है अकर इन प्लांट। एनसीईआरटी ने लिखा है लिटिल ट्रांसपोर्ट, लगभग ना के बराबर है। ओनली क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैस हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, यस। दूसरा, प्लांट रिस्पायर विद लेस रेट। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए? लेस एनर्जी रिक्वायर है, यस। क्या चाहिए? लेस एनर्जी चाहिए, ठीक है। और इस वजह से रूट स्टेम लीफ की क्या है? लेस डिमांड है, किसकी? ऑक्सीजन की। और आप ये भी समझो कि लीफ जो है डे टाइम पर ज्यादा गैसेस एक्सचेंज शो करती है। क्या शो करती है? मोर गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज कब ज्यादा होता है? दिन में, रात में? दिन में। क्लियर? वो किसके थ्रू हो जाता है? बाई स्टोमेटा। कैसे हो जाता है? बाई स्टोमेटा हो जाता है। और स्टेम में क्या होता है हमारे पास? लेंटिसेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या? पोर है, छेद होते हैं। क्लियर? डिस्टेंस विच डिफ्यूजन अकर इज लेस। सही है? डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा प्लांट में? प्लांट में क्या होगा? लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज कहां पर होते हैं? ऑन सरफेस, यस, ठीक है। इवन इन बल्की प्लांट। बल्की प्लांट मतलब जिनकी कैसी स्टेम है? थिक स्टेम है, यस। वहां पर क्या होगा? इनर पार्ट क्या है? डेड है। किसी को याद है हार्टवुड और सैपवुड कुछ पढ़ते थे? याद है? तो अंदर का पार्ट क्या है? डेड है। ऑक्सीजन चाहिए ही बाहर, सही है। और उसके साथ साथ क्या है? सेल्स हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सेल्स के बीच में एनसीईआरटी ने लिखा है लूजली अरेंज पैरेनकाइमा, यस, लूजली अरेंज पैरेनकाइमा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? गैस की मूवमेंट हो जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में प्लांट को लेके कोई बात की नहीं है। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट को लेके सिर्फ उसने ये बात करी है। सारा का सारा रेस्पिरेशन हम कहां पढ़ रहे हैं? सेल के अंदर। कहां पढ़ रहे हैं? सेल के अंदर। क्लियर है? बोलो। सही है? ठीक है, लिख लो जल्दी से। और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम ग्लाइकोलिसिस और ये सारी चीजें पढ़ना। ब्रीदिंग नहीं बोलेंगे बेटा, उसको गैसेस एक्सचेंज बोलेंगे। कहां लिखा है? ब्रीदिंग गिव O2 इन एनिमल्स कर देते हैं। एनिमल्स को ब्रीदिंग ऑक्सीजन नहीं देती? तो वही बात है। बस भाई, एनिमल नहीं, गधे हो तुम सारे। नॉट ब्रीद, नहीं चुप हो गए? प्लांट नॉट ब्रीद बट रिक्वायर ऑक्सीजन। चलो जल्दी। कोई है जो गिटार विटार बजा लेता आप में से? है?
कल बात तो सुन लो, काम की बात है तुम्हारी। अच्छा काम की बात सुन लो, बस काम की बात सुनो। कल आधे घंटे मेरे एक बच्चे से बात हुई, 690 नंबर थी, उसको यूसीएमएस मिला हुआ है। कह रहा है सर मेरे को ना अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे दूसरी चीज में इंटरेस्ट है। मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, मैं रील बनाना चाहता हूँ। ठीक है तो ठीक है। हाँ तो मैं इसलिए पूछ रहा था तुम लोगों से। रिप्लाई आधे घंटे मैंने उसको सिर्फ इतनी बात समझाई। मेरा रिप्लाई सिर्फ ये था, सुन लो वो भी काम का आपके, मेरा रिप्लाई ये था कि पहली बात तो इंडिया में कोई किसी को पूछता ही नहीं है अनटिल हमें हर चीज की वो चाहिए, क्या नाम है, अगर आप आईआईटी से हो या किसी अच्छी जगह से हो तो आप गिटार बजाओगे तो तारीफ मिलेगी। सही है, वैसे बिना पढ़े लिखे गिटार बजाओगे तो पैसे मिलेंगे, वो रोड पे बजा रहे होगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इंटरेस्ट जो होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, खासकर 11वीं 12वीं में, वो सब्जेक्ट आता नहीं है आपको, बस सॉल्व हो रहा है तो इसलिए इंटरेस्ट है, उसे इंटरेस्ट नहीं बोलते। जब आप रियल में बुक्स जाके हाइयर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा उसमें और खराब सिचुएशन है। वो सिर्फ थ्योरी है, प्योर फिजिक्स की मोटी किताबें, बायो की मोटी किताबें प्योर थ्योरी हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग बनती नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब तक आप पार नहीं करते, कोई कोर्स नहीं करते, इंटरेस्ट की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस एज में आपको इंटरेस्ट वैसे भी नहीं समझ में आएगा। क्लियर? फिर उसका सवाल ये था कि सर हमारे पास एग्जाम्पल है सर का कि उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और इतनी बड़ी कंपनी बना दी। ठीक है, वो तुम्हें भी पता है। ठीक है, हाँ। तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, सर का पैशन एक्टिंग था, पढ़ाना होता तो सर उसे छोड़ते ही नहीं। लॉजिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अगर बहुत पैसा आ जाए तो आप अपना पैशन फॉलो करोगे कि छोड़ दोगे? तो और मैं फ्री हो गया, मैं तो दिन भर पढ़ाऊंगा फिर। समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो उसको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, हर आदमी का एक अलग वो है, आप समझो। है? अरे इडियट लोग, मैं काम की बात बोल रहा हूं। तुम्हें अपना इंटरेस्ट समझ आना चाहिए किस में है, ये बहुत जरूरी है। गलत तरीके से समझोगे चीजों को, जो चीज आपके काम की नहीं है उसको मत करो अभी। ठीक है? गिटार बजाने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग है ना कि नहीं थोड़ी देर फ्रेश हो जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो उससे कुछ नहीं होगा। अभी करियर बनाओ आप। इंटरेस्ट आपका जो जिस चीज में पैशन है, वो ऐसा नहीं कि आप एमबीबीएस करोगे खत्म हो जाएगा। उसको मैंने एक ही बात बोली, 5 साल पढ़, अगर ये इंटरेस्ट रह गया जिंदा तो इंटरेस्ट था, नहीं तो कुछ था ही नहीं। सही है ना? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा। नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। फर्क है दोनों में, इंटरेस्ट में और उसमें। होता क्या है कि दो क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाता है ना? वही है। हाँ। और जब पहुंचोगे ना बीएससी में और एमएससी में, वहां किताबों में उल्टी सीधी फिजिक्स केमिस्ट्री लिखी हुई है जो समझ नहीं आती, और कोई पढ़ाता भी नहीं है उसे। तब समझ में आता है कि यार इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, हम बिना बात के फंस गए यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे एमबीबीएस बच्चे या आईआईटी वाले हैं जिन्होंने छोड़कर फिर उधर गए, उनको दिक्कत पहुंची है। हमें तो वो दिखते हैं जिन्होंने छोड़ा और कुछ अच्छा कर लिया, वो तो दिखते ही नहीं जिनका करियर खत्म हो गया। हाँ ये रियलिटी है। तो इसलिए उल्टी सीधी चीजों पे ना लगो। ये 10 दिन जो आ रहे हैं पढ़ लेना इनको। हाँ वो आ नहीं रही है, नींद आ रही है तुम्हें और कुछ नहीं है। हाँ पढ़ लो भाई। दिक्कत यह है कि मूर्खों का ध्यान केंद्रित करने के लिए यही सब भेजना पड़ता है। सुनते तो हो नहीं तुम। एक बार भी मैसेज में नहीं बताया सर वहां डोपा प्राइम की पीडीएफ आ रही है, तुम्हें बाकी तो आ रही है दिख रहा है। नहीं, नहीं भाई, कोई मेला वेला नहीं सेलिब्रेट कर रहे। चलें भाई, आ जाओ। जल्दी करो बेटा। अरे कुछ नहीं। एक बार जल्दी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं।
जल्दी जल्दी फास्ट। चले आगे। क्वेश्चन इसका जनरल पूछेगा, स्टेटमेंट लिखी होंगी कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, गैस का नहीं होता। सही है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कम है, ये सारी बस भाई। बोर्ड भी ध्यान दो, आगे आ जाओ। हेडिंग डालो, स्कीम ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, सुन ले ध्यान से। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिक स्कीम ऑफ रेस्पिरेशन। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे। बेसिक स्कीम ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, उससे ग्लाइकोलिसिस पढ़ना हमें। ग्लाइकोलिसिस समझाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं आपको कुछ भी। इधर देखो सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि ग्लूकोज जो है वो मेन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। ग्लूकोज इज मेन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। ऑक्सीडाइजेबल का मतलब होता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके लिए? एनर्जी बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब आप हमेशा याद रखो, ऐसा कोई इंजन नहीं है या ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें 100% कन्वर्जन होती हो चीज की। एनर्जी हमेशा हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, उसको हम एटीपी की फॉर्म में ट्रैप कर पाते हैं। बहुत ही कम एनर्जी, लगभग 40% के आसपास ही हम लोग ट्रैप कर पाते हैं, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है उसमें से लार्ज अमाउंट लॉस हो जाती है, किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में। उसमें हम क्या करते हैं बेटा, कुछ एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं एटीपी में। सम एनर्जी को हम किस में ट्रैप कर लेते हैं? ट्रैप किसमें? इन बॉन्ड ऑफ एनर्जी में। एनर्जी हमने कहां स्टोर करी है? एटीपी के किस में स्टोर करी है? बॉन्ड में। ठीक है, बॉन्ड ऑफ एटीपी। सही है, उसके एटीपी के बॉन्ड में स्टोर कर लिए। अब अगला पॉइंट क्या है कि आपके पास एक रिएक्शन है, C6 जो रेस्पिरेशन का, C6H12O6, इसके साथ 6O2। मैंने यहां पर लिखा है C6H12O, मैंने यहां पर लिखा है 6CO2 प्लस 6H2O। तो आप ये देख रहे हो कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? रिक्वायर ऑक्सीजन। और वो क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। अब ये वाला देखेंगे सारे बच्चे, ये सेल है आपके पास, बोर्ड पे ध्यान रखो, ये सेल है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, काफी सारे स्टेप होते हैं इसमें, काफी सारे स्टेप से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और जो हम बना रहे हैं वो पाइरुवेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पाइरुवेट। हम पाइरुवेट लिखते हैं, पाइरुविक एसिड नहीं लिखते नॉर्मली, 8 होता है, आयनाइज होता है वो। पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये जो पाइरुवेट है, ये मेरे पास इस ऑर्गेनल में एंटर करता है, जिसका नाम हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है यहां पे। तो ये पाइरुवेट बेटा हमारे पास, ये पाइरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। ध्यान से समझो, पाइरुवेट से हम बनाते हैं एक और कंपाउंड जिसका नाम एसिटाइल कोएंजाइम ए है। क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। हाँ भाई, मीथेन का डेरिवेटिव मिथाइल, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव एसिटाइल। समझ में आ रहा है? ठीक है। मिथाइल क्लोराइड में कितनी कार्बन है भाई? 1 कार्बन है। क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, सुनो ध्यान से। एसिटिक एसिड कंपाउंड है, उस पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ रखा है। ठीक है, वो कार्बन नहीं है, नॉर्मल सा कोई ग्रुप है। तो एसिटिक एसिड में कितनी कार्बन है? 2। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी 2 कार्बन है, वो सिंपल कोई ग्रुप जोड़ा हुआ है, इतनी बात याद रखनी है। तो एसिटाइल कोए जो है वो कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है। पायरुविक एसिड कितनी कार्बन थी? 3। तो यहां क्या निकल गया? CO2। क्या निकल गया? CO2। CO2 निकल के माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आएगा, और फिर बाहर जाएगा सेल के, फिर जाएगा ब्लड में। यस, ठीक है। इस रिएक्शन को अपने क्या नाम देते हैं? लिंक रिएक्शन। क्या नाम देते हैं इसको? लिंक रिएक्शन।
अब एसिटाइल कोए जाता है क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल जो है उसमें भी मेरे पास दो CO2 निकल जाते हैं। ये जो दो कार्बन थी ये दोनों की दोनों CO2 की फॉर्म में लॉस हो गई। अब इन सारे प्रोसेस में क्या क्या बनता है समझो। इसमें मेरे पास एक डायरेक्ट एटीपी तो बनती ही है, उसके अलावा इसमें बनता है मेरे पास NADH। NADH ऊर्जा की एक फॉर्म है। ऐसे ही लिंक रिएक्शन में भी मेरे पास क्या बनता है, NADH। क्रैब साइकिल में भी मेरे पास क्या बनता है, NADH। ये जितने भी NADH बने ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं जिसे ETS कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ETS। ETS मेरे पास कहां होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन ETS को दे दिए और ये वापसी कन्वर्ट हो गया किसमें, NAD+ में। अगर आपको याद है फोटोसिंथेसिस तो आपको यह भी याद है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर से मूव करते हैं खर्च नहीं होते, उनकी सिर्फ एनर्जी खर्च होती है। याद है किसी को, ठीक है। अगर आपको ये ETS दिख रही है और मैं यहां पर प्रोटॉन इकट्ठा कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, प्रोटॉन इकट्ठा कर रहा हूं ऐसे ले जाकर। क्या इकट्ठा कर रहा हूं, प्रोटॉन। मैं यहां पर क्या इकट्ठा कर रहा हूं बेटा, यहां पर प्रोटॉन इकट्ठा कर रहा हूं, समझो ध्यान से। यहां पर मैं ले जाकर प्रोटॉन इकट्ठा कर रहा हूं। तो आप ये भी सोच पा रहे हो कि NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए, ETS को दे दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर मैं यहां प्रोटॉन इकट्ठा कर पा रहा हूं तो इस ETS में कोई ना कोई हाइड्रोजन कैरियर होगा। किसी को याद आ रहा है कि मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड अगर प्रोटॉन ले जा रहे हैं तो इस ETS में क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन कैरियर। याद है ना, हमारे पास वो काम प्लास्टोक्यूनॉन कर रहा था। तो ETS में यहां प्रोटॉन इकट्ठा करने के लिए हाइड्रोजन कैरियर होंगे। और प्रोटॉन हम इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि उस प्रोटॉन की मदद से, उस प्रोटॉन की मदद से F0 F1 से जब ये आएगा प्रोटॉन तो हम क्या बना लेंगे, ATP बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ATP बना लेंगे। तो ATP बनता कहां पर है, इस इनर मेम्ब्रेन पर। किसकी वजह से बनता है, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन यहां क्यों गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी। इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी कहां से आई, NADH पे। NADH पर एनर्जी कहां से आई, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से। समझ में आ रहा है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की एनर्जी किसके पास थी, NADH के पास। NADH ने वो एनर्जी किसको दी, ETS को दी। ETS ने उससे यहां पर क्या इकट्ठा किया, प्रोटॉन। जब प्रोटॉन वापसी आया तो हमने क्या बना लिया, ATP बना लिया। क्लियर है। तो कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें डी कार्बोक्सिलेशन हुई, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल। समझ में आ रहा है, क्या हुई, डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है। अगर आप ये रिएक्शन देखो ध्यान से, इसमें अभी बेटा एक चीज मिसिंग है। इसमें एक चीज मिसिंग है जो हम लोग अभी यहां नहीं बता रहे हैं, पानी। तो जो आपको मैंने बोला इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना देते हैं, पानी। साथ में प्रोटॉन भी होगा तो ये कंबाइन करके पानी बना देते हैं। इस पानी को मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर, ध्यान से सुने, मेटाबॉलिक वाटर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। जब इलेक्ट्रॉन ETS से मूव करते हैं उनकी एनर्जी तो खर्च हो जाती है पर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली गेन करता है ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जो आप सांस के साथ लेते हो। अगर आप ये ऑक्सीजन सांस के साथ ले रहे हो तो ये जा रही है पहले ब्लड में, ठीक है, ब्लड से जा रही है टिश्यू में, टिश्यू से जा रही है हर एक सेल में, हर एक सेल से वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जा रही है और वो ऑक्सीजन किसको ले रही है, इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि क्या बना रही है, पानी। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पानी बनता है। क्या बनता है, पानी। अगर वो पानी ज्यादा हो जाए तो वो कहां आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा। किसमें आएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म उसको अपने से बाहर फेंक देगा तो वो कहां चला गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जाकर उसको किसको दे देगा, ब्लड को, ब्लड दे देगा किडनी को, फिर वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो, ये समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पूरी सफाई बॉडी में कैसे होती है, सिंपल सा लॉजिक है। आप अपने घर का कूड़ा घर के बाहर फेंक देते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, सेम सेल करता है। सेल अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देता है। सेल के बाहर एनिमल्स में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। उस लिक्विड को साफ करने की जिम्मेदारी ब्लड की है। तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अपना कूड़ा उठा के ब्लड में फेंक देता है। ब्लड क्या करता है, उस कूड़े को लेके जाता है किडनी के पास,
और किडनी उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। वो कूड़ा क्या क्या हो सकता है, गैस हो सकती है, तो गैस को साफ करवाएगा लंग्स में ले जाके, सही है। पानी एक्स्ट्रा हो सकता है, उसको किडनी क्या कर देगी, फिल्टर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी चीज, ऐसे एनिमल है जो पानी बिल्कुल नहीं पीते, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं, पानी चाहिए, पर उनकी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन चलता है, क्या चलता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या बनाता है, पानी बनाता है। अब यहां पर चीजें क्या है कि दो कंपाउंड है, एक ग्लूकोज है, एक फैट है, ठीक है। तो अगर फैट ऑक्सीडेशन ज्यादा पानी बनाएगा तो वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे या फैट का, फैट का, क्योंकि फैट से उन्हें पानी मिल रहा है, और वो पानी बन यही रहा है। ये जो लिख रहे हैं हम ना ईटीएस, बन सारा पानी ईटीएस में रहा है। क्लियर है, बोलो, ये चीज क्लियर है। अब यहां पर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऑक्सीजन यूज कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ही CO2 बना रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही पानी बना रहा है। अब हमें यह देखना है कि जिन ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उनके अंदर रेस्पिरेशन क्या होती है, तो उनमें मेन मैकेनिज्म एनर्जी बनाने का ग्लाइकोलिसिस ही है, सही है। क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। अब थोड़ा सा एवोल्यूशन पे फोकस करते हैं। अर्थ पर पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अर्थ पर पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अर्थ का पहले एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, तो मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस जो है वो कॉमन प्रोसेस है, किसमें कॉमन है, किसमें, इन एरोबिक में है, और किसमें है, एनएरोबिक में है। यस, एनएरोबिक में है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? एरोबिक और एनएरोबिक में कौन कौन सा प्रोसेस कॉमन है, एनएरोबिक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, एनएरोबिक पहले इवॉल्व हुए होंगे, यस, एनएरोबिक इवॉल्व हुए थे पहले। इसका दो प्रूफ है, क्या, इनिशियल एनवायरमेंट क्या है, इनिशियल एनवायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग था, कैसा था, रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग का क्या मतलब है, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, नहीं थी ऑक्सीजन। क्लियर है? अभी एनवायरमेंट कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग, 21% ऑक्सीजन है, क्या है, 21% ऑक्सीजन है। अगर मैं ऑक्सीजन थोड़ी और बढ़ा दूं तो क्या होगा, तुम बैठे हुए हो सबको आग लग जाएगी, हमको, आपको, सबको। ऑक्सीजन बढ़ गई, ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी, सब कार्बन ही है ना, और भी कुछ है, आयरन है किसी में, हेमोग्लोबिन वैसे तो नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज, ऑक्सीजन बनाई किसने है, प्लांट्स ने। ऑक्सीजन किसने बनाई है, प्लांट्स ने, उसमें भी सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ने। क्लियर है? तो सबसे पहले सुनो ध्यान से, मैं अगर आपसे पूछूं पहले कौन आया होगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। एक्चुअल में क्या हुआ, सुनो, एक्चुअल में क्या हुआ, सबसे पहले आए हमारे पास कीमो हेट्रोट्रॉफ। कीमो हेट्रोट्रॉफ कौन से सेल्स थे, जो बाहर केमिकल था उसको खा रहे थे, सही है। उसके बाद आए कीमो ऑटोट्रॉफ, और रेस्पिरेशन आ गई। कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब खुद खाना बना रहे हैं, तो खुद खाना फिर खर्चना भी पड़ेगा, सही है, उसके साथ रेस्पिरेशन आ गई होगी। फिर बाद में फोटो ऑटोट्रॉफ आए हैं, इसका मतलब रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से पहले इवॉल्व हुई है। जो लाइट वाली फोटोसिंथेसिस है ना, उससे पहले क्या इवॉल्व हुई है, रेस्पिरेशन इवॉल्व हुई है। और रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस सबसे पहले आया था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एनारोबिक में कॉमन है। क्लियर है? कोई ऐसा सेल नहीं होता जो लिविंग हो और जिसमें ग्लाइकोलिसिस ना होती हो। आरबीसी में होती है, सीव ट्यूब में होती है, मिथेनोजन में होती है। क्योंकि आप अगर देखो एनेरोब दो टाइप के हैं, एनेरोब दो टाइप के हैं, एक है ऑब्लिगेट एनेरोब। ऑब्लिगेट एनेरोब कौन सा होता है, हाँ भाई, ऑब्लिगेट एनेरोब का एग्जांपल क्या है, मिथेनोजन, जो बिना, जो ऑक्सीजन में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऑक्सीजन उन्हें किल कर सकती है, ठीक है। एक होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब वैसे वो एरोबिक होते हैं पर बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं। समझ आया? जैसे आप चाहो ईस्ट को देख लो, ईस्ट वैसे एरोबिक है, बिना ऑक्सीजन के दोगे तो इथेनॉल बना के दे देगा आपको, पर जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं इतनी आसानी से, ठीक है।
ह्यूमन किस में आ रहा है? एरोब है, ऑब्लिगेट एरोब है। ठीक है, हाँ भाई, सही है। और फिर ऑक्सीजन से हमारी डेथ नहीं हो रही है, सेल्स की डेथ हो रही है। मान लो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप बिना ऑक्सीजन के मरोगे कैसे? मतलब बिना ऑक्सीजन के कैसे डेथ होनी चालू होगी? सबसे पहले सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ना होने से क्या होगा, एक्सचेंज रुकने लगेगा। और वो एक्सचेंज कहां रुकता है? एल्विलाई में। ऑक्सीजन ना होने का यही मतलब है ना, सही है, बोलो। और जब वो एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर ब्लड में भी नहीं है, ब्लड में नहीं है तो फिर टिश्यूज में नहीं है। क्लियर है? सही है। जब पर्सन की डेथ हो जाती है सारे सेल उसी वक्त मर जाते हैं? नहीं, कुछ कुछ टाइम में मरते हैं। ठीक है, हम लोग एक बार जब ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो एक आईआईटी का बढ़िया बच्चा था, उसका एक सवाल था जो काफी अच्छा था और मुझे आज भी याद है। उसने ये पूछा कि सर हम आप एनटीएससी के लिए बता रहे थे कि ग्रेवयार्ड जो होता है आरबीसी का कौन होता है? स्प्लीन होता है। तो अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसका आरबीसी वहीं मरेगा कि स्प्लीन में जाके मरेगा? ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई ना? समझो एक्चुअल में क्या है, जब डेथ हो जाती है सारे प्रोसेस रुक जाते हैं, वहीं वहीं रुक गए प्रोसेस, वहीं चीज खत्म हो जाएगी। सर्कुलेशन रुक गया, सारे कोऑर्डिनेशन, डेथ डेथ इज, डेथ ऑर्गन्स की नहीं होती। डेथ का मतलब एक्चुअल में क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन ऑर्गन्स। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं मरता है। डेथ का एग्जैक्ट मीनिंग है कि जो ऑर्गन है उनके बीच का वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, उसे ही सोल बोलते हैं। अलग से भूत बात नहीं निकलेगा तुम्हारे अंदर से। पढ़ लो, पता नहीं क्या है, चलो पढ़ो लिखो। हाँ, बगल वाले को बताओ मैंने गांव में भूत देखा था, जल्दी। तुमने बिना नहाए शीशा देखा था, उसमें भूत ही दिख रहा था, है ना? हाँ, है। कुछ कह रहे सर नहा के भी वही दिखता है, इसलिए हम नहाते नहीं है। लिखो जल्दी, जल्दी करो। शायद नहीं, अभी तक कुछ आया नहीं है। दिक्कत यह है कि मैं रखूंगा तब होगी, और मान लो वीटी सर ने रखी हुई है और वो आए नहीं, है, रिस्की हो जाएगा। नहीं, वीटी सर मैच नहीं खेलते, मैं नहीं खेलता हूं भाई। चलो जल्दी करो बेटा, मुझे अभी रिकॉर्डिंग करनी है उसकी, मंजिल का सेकंड चैप्टर रिकॉर्ड करना है। हाँ, क्या हो गया? लिख लिया? ग्लाइकोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जल्दी करो, ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। भाई प्लीज लिख लो जल्दी, चैप्टर को कराना है, और अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत फंसेगी, आपकी सिलेबस फंस जाएगा ऐसे। बायोमोलिक्यूल मिनिमम 8-9 लेक्चर लगेंगे, मिनिमम बता रहा हूं। हाँ, मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा वो, और कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, 5 दिन में नहीं होगा भाई, उसमें न्यूक्लिक एसिड 2 दिन खाएगा। मैं तुझे बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट 3 लेक्चर लगेंगे, एक लेक्चर मान लिया अमीनो एसिड हो गया, 2 लेक्चर के आसपास एंजाइम, 3 2 5 2 7 1 8 10 के आसपास लगेंगे। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पढ़ाएंगे तो वहां नहीं पढ़ाएंगे, डीएनए वाले में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में चाहिए नहीं फिर वो, या तो यहाँ छोड़ के वहां पढ़ाएं। पर यहाँ छोड़ देंगे तो फिर टेस्ट होगा कोई, उसमें दिक्कत फंसेगी तुम्हें। दोनों में नहीं पढ़ा सकते बेटा, उतना समय नहीं है, और जरूरत भी नहीं होती है सेम चीज 2 जगह पढ़ाने की। चलिए, लिख लिया? ग्लाइकोलिसिस में CO2 बनता है? नहीं। ऑक्सीजन यूज हो रहा है?
नहीं, कहां यूज हो रहा ऑक्सीजन? ग्लाइकोलिसिस में कहां यूज हो रहा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कहां यूज हो रहा है हमारे पास यहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइनाइड क्या करता है? साइनाइड से डेथ हो जाती है, करता क्या है साइनाइड? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देता है। किसको ब्लॉक कर देता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, चलें, लिख लिया? जल्दी करो बेटा, जल्दी फास्ट। 17। आपको कंफर्म बताया 10 तारीख का टेस्ट ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? अभी कुछ बताया नहीं है ना? देखते हैं अभी उसको। नहीं, दो चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारा बच्चा लौटेगा ही नहीं तब तक। जल्दी करो बेटा, लिख लिया? कुछ तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे घर वाले वेट कर रहे हैं हमारा बहुत ज्यादा। जाओ, तुमसे गोबर साफ करवाएंगे जो खुश हो रहे हैं यहाँ पे, है ना? वो जो घर के बाहर इकट्ठा करके रख देते हैं ना, उसको बाहर दूर फेंकवाते हैं खेत में, वही काम करवाएंगे तुम लोगों से। उसी लायक हो भी तुम लोग। हेडिंग डालो, ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं बेटा। हेडिंग डालो, ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं भाई। बस ग्लाइकोलिसिस समझाना, अच्छा क्वेश्चन फंस जाएगा, पहले देख लो। इधर देखो सारे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सबसे पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन का है, जो एरोबिक और एनारोबिक में कॉमन है, वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोज शब्द का मतलब होता है ग्लूकोज, सुनेंगे सब लोग। ग्लाइकोज शब्द का मतलब यहां पर शुगर है, और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। ग्लाइकोज शब्द जो है हमारे पास ग्रीक शब्द है, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का जो मीनिंग बनता है हमारे पास, बनता है ग्लाइकोज। तो ग्लाइकोज शब्द का मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का क्या मतलब होता है? ब्रेकडाउन। तो हम शुगर की ब्रेकडाउन कर रहे हैं। यहां ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा? कि हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, वहां भी तो ब्रेकडाउन कर रहे हैं। उसमें और इसमें क्या फर्क है? वहां क्या कर रहे हैं, सुने ध्यान से। वहां हम दो ग्लूकोज के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, यहां ग्लूकोज की कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ये रेस्पिरेशन है। जब हम दो ग्लूकोज के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोलिसिस हो रही है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? डाइजेशन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। वहां भी कोई बड़ी चीज टूट रही है, पर वहां ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। यहां पर क्या कर रहे हैं? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, ग्लाइकोलिसिस में क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। टोटल कितने रिएक्शंस है? 10। अगर जितने रिएक्शंस होते हैं उतने ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स। यस। अब सुनना ध्यान से। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के बाद हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आता है, और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आता है। तो इसमें मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, इसमें मेरे पास ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज भी जो है वो डायरेक्टली एंटर कर सकता है ग्लाइकोलिसिस में। डायरेक्टली का क्या मतलब होता है? कि सेम एंजाइम से, अलग एंजाइम नहीं चाहिए, मेरी बात सुने ध्यान से। कोई भी चीज दो तरीके से ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकती है एनर्जी बनाने के लिए। पहला तरीका है डायरेक्ट एंट्री, उन्हीं एंजाइम्स के थ्रू आप एंटर करा ले जाओ। जैसे जो एंजाइम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, वही एंजाइम फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना ले। तो मुझे कोई नया एंजाइम नहीं चाहिए। तो कौन कौन ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एंटर कर सकता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज। अब मैं बात करता हूं 3 कार्बन की, यहां शुगर है। 3 कार्बन की मेरे पास यहां शुगर है बीच में, ठीक है। 3 कार्बन की शुगर में यहां CHO ग्रुप है, बाकी दोनों पे OH है, और यहां फॉस्फेट लगा हुआ है। अब मेरे पास ये कंपाउंड है जिसमें 3 OH ग्रुप हैं। 3 क्या है? OH ग्रुप है। इस कंपाउंड को कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। अगर आप इसको देखो और इसको देखो, अंतर पता कर पा रहे हो? क्या फर्क है यहां कार्बन का? अगर मैं इस वाली कार्बन का क्या कर दूं? ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड बन जाएगा।
भाई टर्मिनल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बनाती है, बीच वाले इसको आप अपनी भाषा में बोलते हो 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी बोलते हो। हाँ, टर्मिनल वाले की क्या बनता है, एल्डिहाइड बना देगा या एसिड बना देगा। बीच में होगा तो नॉर्मली कीटोन बना सकता है। इतना जो हमें समझ में आती है। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मुझे एक एंजाइम और लगेगा तब ये इसमें एंटर कर जाएगा। तो कोई भी चीज ग्लाइकोलिसिस में एंटर करके एनर्जी बना सकती है, इसे कहेंगे इनडायरेक्ट एंट्री। जिसमें यहां बीच में एक एंजाइम लगेगा जो इसको किस में कन्वर्ट कर दे, एल्डिहाइड में, तो ये एनर्जी बना देगा। फ्रक्टोज डायरेक्ट एंटर कर सकता है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब हम यहां पर लोकेशन क्या लिख रहे हैं, ये कहां हो रहा है प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में। किसका साइटोप्लाज्म, सारे तरह के सेल्स का, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, और हमारे पास क्या है प्रोकैरियोटिक सेल। यहां तक समझ में आ रही है। अब अदर नेम इस पाथवे का है ईएमपी। ई से क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, ई से क्या है एम्बिडिन, एम से मेयरहॉफ और पी से परनास। ये 3 साइंटिस्ट हैं बेटा जिनके नाम पर है ये टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन पार्शियल है। पार्शियल और कंप्लीट इनकंप्लीट में डिफरेंस बताया था कल। पार्शियल वो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है, CO2 नहीं बन रही। याद आया, ऑक्सीडेशन कैसा है, पार्शियल। ऑक्सीजन चाहिए इसमें, नहीं। CO2 चाहिए, बनती है, नहीं बनती, नॉट प्रोड्यूस, CO2 नहीं बनती। ठीक है, ये किस में होता है, ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है ये। वायरस में नहीं होता, वायरस लिविंग नहीं है। नंबर ऑफ स्टेप हमने कितने बता दिए, 10। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। प्लांट में मेरे पास लीफ होती है ऐसे, लीफ जो है वो खाना किसकी फॉर्म में बनाती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो लीफ ने ग्लूकोज की फॉर्म में फूड को बनाया है। जब वो उसका ट्रांसपोर्ट करती है तो किसकी फॉर्म में करेगी, सुक्रोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, सुक्रोज की फॉर्म में। अब ये सुक्रोज किसके पास आ गया, रूट सेल के पास आ गया। तो रूट सेल को ग्लाइकोलिसिस करनी है, तो सुक्रोज क्या होगा, रूट सेल में एक एंजाइम है जिसका नाम इन्वर्टेज है। इन्वर्टेज से वो टूट जाएगा किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की नंबर ऑफ कार्बन सेम है, फॉर्मूला सेम है। क्या होंगे ये आपस में, आइसोमर। आपस में क्या होंगे, आइसोमर। केमिकल फॉर्मूला सेम है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। ठीक है, तो आपस में क्या होंगे, आइसोमर होंगे, बोलो। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये दोनों एंटर कर सकते हैं किसमें, किसमें एंटर कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में। किसमें एंटर कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी ने पूरे चैप्टर में प्लांट की बात ही नहीं करी है। एक जगह बात करी थी जो अभी हमने देखा, दूसरा जगह उसने बात की है सुक्रोज की। प्लांट के अंदर खाने का ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है, हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, शुगर की सिंपलेस्ट फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारा ब्लड एक ऐसा सिस्टम है जो बंद है सब जगह से, तो वहां पर चीजें कहां कहां से एंटर कर सकती हैं, हमारी मेनली एंटर करती है इंटेस्टाइन से। जो भी आप चीज खाते हो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाती है। तो ब्लड में जो चीज एब्जॉर्ब, ब्लड में कौन कौन डाल सकता है, जो ऑर्गन वेस्ट बनाते हैं वो अपनी चीज डाल सकते हैं, समझ आ रहा है, इंटेस्टाइन डाल सकती है। तो इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन होती है वो 3 फॉर्म में होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की फॉर्म में। 3 फॉर्म की शुगर एब्जॉर्ब होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये तीनों शुगर सेल लेता है, तो ब्लड में सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। प्लांट में क्या होता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसकी फॉर्म में किया जाता है, सुक्रोज की फॉर्म में। तो सुक्रोज बनाने के लिए भी इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए, तोड़ने के लिए भी एंजाइम, दोनों दिशा में काम करता है। तो जब हम सुक्रोज को तोड़ते हैं, 12 कार्बन का है सुक्रोज, कितने कार्बन की शुगर है, 12 कार्बन की शुगर है, उसको तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ये चीज समझ में आ रही है। मेरे पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो ग्लूकोज फ्रक्टोज को आपस में कन्वर्ट कर रहा हो, समझ आ रहा है। नहीं तो मैं एंट्री किसकी दिखा देता, सिर्फ एक की दिखा देता। देख सोचो, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कन्वर्ट हो जाए
तो मैं एंट्री पॉइंट सिर्फ किसका दिखाऊंगा, ग्लूकोज का। लेकिन मैं यहां पर दो एंट्री पॉइंट दिखा रहा हूं, एक फ्रक्टोज भी एंटर कर सकता है और एक ग्लूकोज भी कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये दोनों आपस में कन्वर्ट नहीं होती आसानी से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। समझ आ रहा है, नहीं आया है? लिखो पहले, फिर और भी बातें इसमें भी, चलो। तुम्हें नहीं पता क्या नहीं है, क्या आना था तुम्हें, ये भी नहीं पता। दिक्कत यह है कि तुम्हें क्या समझ आया तुम्हें खुद ही नहीं पता, और क्या समझ आना था। सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा पढ़ने के लिए, तुम्हें यह समझ आना चाहिए कि तुम्हें समझ नहीं आता है। ठीक है, तब तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। अभी भी समझ नहीं आया कुछ लोगों को। मेडिकल में एक साल सिर्फ इस बात में लग जाता है, बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि उसे सच में समझ आ रहा था कि नहीं आ रहा था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुझे ये समझ आना चाहिए कि तुझे समझ नहीं आता है। हाँ, मैंने ये बोला है, ये एग्जाम वाले दिन समझ आ जाता है। हाँ, लिख लिया। बच्चे इसी में से काफी सारे स्टेटमेंट बन जाएगी। ग्लाइकोलिसिस में क्या यूज नहीं होता, ऑक्सीजन क्या नहीं बनता, CO2 नहीं बनता। लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कैसा ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। ठीक है, क्लियर। क्या एनर्जी बनती, हाँ ऑक्सीडेशन है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है तो एनर्जी बनेगी। वो दो फॉर्म में बनती है, ATP और NADH, वो देखेंगे हम लोग। क्लियर। और ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रकार के सेल्स में होता है। दूसरा, सुक्रोज जो होता है वो रूट सेल में गया है, किसी भी सेल में गया, किस में टूटता है पहले, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, दोनों किस में एंटर कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस के बीच में 3 कार्बन की शुगर है, वो आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके रिस्पेक्ट में बोली थी। अभी देखेंगे आगे कैसे करना है, एक बार जल्दी से करेंगे ताकि हम चीजें समझ सकें। जल्दी करो बेटा। जिन्होंने अभी तक फोटोसिंथेसिस नहीं बनाया है, असाइनमेंट बना लो, आपके पास टाइम है, नहीं तो छूटता चला जाएगा और वो उसको फिर उस बीमारी को तुम बैकलॉग बोल देते हो। हाँ,
चले बेटा। चलो, लिख लिया। अब जरा प्रोसेस समझेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो। लिख लिया? कोई लिख रहा है अभी भी? लिख लिया सबने? हाँ, चलो चलिए आगे चलेंगे। देखो, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं। आप अपने लिए इसको याद करिए पहले शॉर्ट फॉर्म में, और शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको पहले स्टेप्स के नाम याद होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको चीजें याद नहीं होंगी। जब तक आप नाम नहीं याद करोगे आपको चीजें याद नहीं होंगी। सब लोग कॉपी में लिखेंगे ऐसे ही, और ऐसे का ऐसे इसको याद करेंगे पहले। इसको क्या लिख रहे हैं यहां पर? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। पहले ये लिखे, नोट करें और याद करें। जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं तो याद करो साथ के साथ। ये टोटल स्टेप बनाने हैं 10। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं इसको। ये मेरे पास तीन तीन कार्बन की दो शुगर है। क्या नाम है इनके? डाई हैप और पीजीएल। डाई हैप की फुल फॉर्म? हाँ भाई, डाई हैप की फुल फॉर्म डाई हाइड्रोक्सी। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तीन कार्बन का कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसका नाम है फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, यस। ये है 1,3 बिस फॉस्फो ग्लीसरिक एसिड। लास्ट में क्या है? ग्लीसरिक एसिड। ग्लीसरिक एसिड का मतलब ग्लीसरॉल से डिराइव हुआ होगा, COH ग्रुप है। यहां पर क्या है ये? 3 फॉस्फो ग्लीसरिक एसिड, मतलब तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट है। उस फॉस्फेट की पोजीशन बदल दी, पोजिशनल आइसोमर हो गया पीपी, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। ये कंपाउंड हमने कहां देखा था? C4 में। ठीक है, पाइरुवेट 3 कार्बन है। पहले इतना लिखो ताकि आपको चीजें समझ में आए। पहले इतना लिखो, नाम याद करो, सिर्फ नाम याद करने, कुछ समझाया नहीं अभी। जिन्होंने नहीं लिखा लिखो पहले कॉपी में। ये इनके सीक्वेंस नाम याद चाहिए मुझे, जल्दी करो। 2 से 3 मिनट है आपके पास। लिखना है, याद करना है, जल्दी। जल्दी करेंगे बेटा। बस लिखो जल्दी, बात नहीं। लिख लिया?
याद हुआ किसी को सीक्वेंस? करो जल्दी करो। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1 6 मतलब पहली और छठी कार्बन पर फॉस्फेट, फिर उसको हमने तोड़ दिया। यस, डाई एप और पीजीएल। स्टेप्स देखेंगे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। फिफ्थ स्टेप का मतलब ये आपस में कन्वर्ट होते हैं। ये कौन सा स्टेप है? सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ और ये 10th। टोटल हमारे पास 10 स्टेप है। पीजीएल और डाईहैप आपस में कन्वर्ट होते हैं। आपस में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? दोनों 3 कार्बन के हैं। एक एल्डिहाइड शुगर है, एक कीटोज शुगर है। शुगर 2 तरह की होती हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। कोई कीटोज शुगर हमने पढ़ी है अभी लास्ट चैप्टर में? आरयूबीपी कितने कार्बन थी? 5 कार्बन। कितने ओएच ग्रुप होंगे उसमें? अगर 5 कार्बन है, एक पे कीटोन लगा दिया तो कितनी कार्बन बच गई? 4। तो 4 ओएच ग्रुप होंगे। ठीक है। 3 कार्बन की कीटोन शुगर पर कितने ओएच ग्रुप होंगे? 2। ठीक है। और ग्लूकोज पे 5 ओएच ग्रुप होंगे। एक सीएचओ है और 5 ओएच ग्रुप है। लिख लिया बेटा? कितना धीरे लिखते हो यार तुम लोग। कुछ याद नहीं है पुराना? कभी किसी जमाने में पढ़ा था किसी ने? सब भूल गए? या पढ़ा ही नहीं था कभी? नहीं पढ़ा था? स्कूल में याद करके गए थे? 5 नंबर का क्वेश्चन आया होगा। या स्कूल ही नहीं गए कभी? 11th में तो गए नहीं। हाँ, 12th में भी नहीं गए। ठीक है, हाँ, सही है। चलो, लिख लिया? जिन्होंने लिख ले याद कर लो स्टेप्स। स्टेप्स याद करो, नहीं तो फंस जाओगे, समझ नहीं आएगा। ये एक्सप्लेनेशन चालू कर रहे हैं इसकी। हुआ याद किसी को? नहीं हुआ याद? चलिए आगे देखते हैं। पहले देख लो फिर याद करना अभी से। इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी चालू करो। एक्सप्लेनेशंस देखनी चालू करो फटाफट से। सबसे पहले ग्लूकोज रिंग कंपाउंड होता है। ठीक है। ग्लूकोज कैसा होता है? रिंग कंपाउंड। बोर्ड पे फोकस करो। ग्लूकोज रिंग कंपाउंड होता है। कितनी कार्बन है? 6। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ और यहां होती है सिक्स्थ। ठीक है, क्लियर? तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। मुझे 2 ही कार्बन अभी काम की है, या मेनली सिक्स, ये सिक्स कार्बन है यहां पे, ये सिक्स है बेटा। जो रिंग के बाहर है वो कौन सी कार्बन है? सिक्स कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन है ना? ये क्या है? फर्स्ट कार्बन है। ठीक है।
सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने ग्लूकोज पे फॉस्फेट जोड़ा है। हम क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस में मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। सबसे पहले समझो ध्यान से कि किसी भी चीज को, जैसे मान लो आपने भी पढ़ा है, कोई भी चीज को जैसे मान लो बम ही होता है, उसको एक लेवल तक हीट करोगे तब फटेगा। समझ आ रहा है, कुछ एनर्जी चाहिए उसके बाद फटेगा। सेम क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एनर्जी बनाने से पहले चीजों को एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए शुरुआत में एनर्जी खर्च होती है। तो ग्लाइकोलिसिस को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। शुरुआती स्टेज के जो कंपाउंड होते हैं उनमें हम एटीपी के थ्रू फॉस्फेट जोड़ते हैं। तो शुरुआती कंपाउंड्स जो बनते हैं उसे हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। तो शुरुआत में हम एटीपी खर्च करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को एनर्जी बनाए उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए ग्लूकोज की छठी कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ना है। तो फॉस्फेट कहीं से नहीं आएगा, एक ही आदमी है जो फॉस्फेट देता है, वो है एटीपी। वो क्या है, एटीपी। एटीपी का फॉस्फेट निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एडीपी। अब फॉस्फेट मैंने ग्लूकोज पे जोड़ा है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन एक जनरल वर्ड है, जनरल मतलब एक सामान्य शब्द है जो कई चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कई बार एटीपी बनाने को भी हम फॉस्फोराइलेशन बोल रहे थे, यहां पर एटीपी जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। अगर आप ध्यान से देखो, मैं रिंग में सिर्फ छठी कार्बन बनाऊंगा जो मेरे काम की है। मैंने सिक्स्थ कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट। इस तरीके से मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया। अगर मैं फॉस्फेट के साथ बॉन्ड दिखाऊं तो किस तरीके से बनता है, ध्यान से देखेंगे आप बच्चे। एक बार दिखा दे रहा हूं, फिर बाद में इसको खुद से बना लिया करेंगे। आप देखो, ये देखो, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये अल्कोहल है, सही है, और ये एसिड है। इसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो कैसा बॉन्ड लिखा जाएगा, CH2, ऑक्सीजन रहेगी बीच में, OHS निकाल दिया, ऑक्सीजन रहेगी, और ये फॉस्फेट ये जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ गया ऐसे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2OP। इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, P। ये कंपाउंड कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड है, एक डबल बॉन्ड O है, बाकी 3 OH है, सही है। अल्कोहल है, एसिड है, ये OH एसिड है, H लॉस होता है तीनों में, इसी को PO4 3- लिखते हैं। तीनों के H लॉस होते हैं, तो ये एसिड है। एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, क्या बॉन्ड बनेगा, ईस्टर। 2 महीने से तुम 4 महीने हो गए ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। एसिड अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर। तो फॉस्फेट और इसके बीच में इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोईस्टर। क्या नाम है, फॉस्फोईस्टर। नहीं, हाँ, कुछ नहीं याद है, चलो छोड़ो, चलो यहां पे ध्यान दो। अच्छा, तुम्हें यह समझ में आ रहा है भाई, ये समझ में आ रहा है कि CH2 के साथ क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ गया। कौन सी कार्बन पर, 3, 4, 5, 6। अच्छा, जब भी एटीपी इन्वॉल्व हो, एंजाइम का नाम काइनेज। ग्लूकोज कितने कार्बन की है, 6, तो उसका नाम हेक्सोकाइनेज। नाम मन कर रहा था मेरा ग्लूकोकाइनेज लिखने का, पर एक दिक्कत है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों जो है 6 कार्बन की शुगर है, और दोनों सेम एंजाइम यूज करता है, समझो, इसलिए एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। समझ में आ रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम एंजाइम यूज करता है फॉस्फेट जोड़ने के लिए, तो क्या नाम रखेंगे, हेक्सोकाइनेज, क्योंकि दोनों 6 कार्बन की शुगर है। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। मैंने कौन सी कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ी है, छठी पर। अब नेचर कह रही है कि यार एक काम करो, तुम ना एक फॉस्फेट और जोड़ो, अभी मजा नहीं आया। नेचर कह रही है कि यार अभी मजा नहीं आया, इसको और एक्टिव करते हैं। अब दिक्कत ये है, दिक्कत कहां है, सुनो ध्यान से। ये कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। प्रॉब्लम ये है कि ये रिंग जो है, इस रिंग में ऑलरेडी 5 कार्बन है, रिंग के बाहर एक कार्बन थी, आपने उस पर फॉस्फेट जोड़ दिया। इसको एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करो जिसमें रिंग के अंदर 4 कार्बन हो, ताकि 2 कार्बन बाहर आ जाए। वो स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। हम ऐसा नहीं है कि याद करने के लिए फ्रक्टोज बनाते हैं, फ्रक्टोज बनाने का रीजन है, मैं इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दूंगा इसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की रिंग में। इस रिंग में कन्वर्ट करते ही
मेरे पास पहली कार्बन ये आ जाएगी, ये फर्स्ट कार्बन आ जाएगी। ये कौन सी कार्बन है? सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। और छठी कार्बन पर ऑलरेडी मेरे पास क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फर्क क्या है? मैंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज बनाने, फर्क क्या है? ये वाली रिंग जो थी इसे कहते हैं पायरान, और इस वाली रिंग को क्या कहते हैं? फ्यूरान। फ्यूरान और पायरान में फर्क है। पायरान में 5 कार्बन रिंग में, 1 कार्बन बाहर है, वो मतलब ग्लूकोज के सेंस में कह रहा हूं, सही है। फ्यूरान में रिंग में कितनी कार्बन है? 4, तो फिर 2 बाहर होंगी। 2 बाहर होने से मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गई फॉस्फेट जोड़ने के लिए। तो अगले स्टेप में फिर एक्टिव करने के लिए हमने एटीपी को कहा चलो भाई अपनी फॉस्फेट देंगे, और क्या बन गया? एडीपी। फिर एंजाइम का नाम क्या आएगा? काइनेस। क्या आएगा? काइनेस। अब मैं इसका नाम रख सकता हूं, अब मैं नाम रख सकता हूं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। यहां मैंने ग्लूकोकाइनेस क्यों नहीं रखा? क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों यूज हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मेरे पास छठी कार्बन पर भी क्या आ गया? 6 कार्बन पर भी क्या आ गया? फॉस्फेट आ गया। ये पहली सॉरी फर्स्ट कार्बन पर भी, ये पहली कार्बन थी जिस पे फॉस्फेट आया, और ये कौन सी कार्बन थी? 6, जिस पर पहले से था। तो अगर आप नंबर काउंट करो, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स। फिर देखते हैं, ये ग्लूकोज है, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। उस पर मैंने एटीपी खर्च करके फॉस्फोराइलेशन कर दी। अगर आप ध्यान से देखो, इस स्टेप में स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, क्या बोलोगे इसको? आइसोमेराइजेशन। एंजाइम का नाम क्या होगा? आइसोमरेज। क्या नाम होगा? आइसोमरेज। सही है, एंजाइम का नाम आइसोमरेज। यहां पर काइनेस फिर से चाहिए। फॉस्फेट कौन दे रहा है? एटीपी। क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी कितने स्टेप हुए हैं? 3। कितनी एटीपी खर्च हो गई? 2। मैंने उसको रेडी कर लिया कि अब एनर्जी बनाने के लिए जा सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं, इन तीनों को मिला के हम नाम देते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप। पहले स्टेप में हमने 1 एटीपी खर्ची, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज की जो कार्बन बाहर थी 6 वाली, वहां फॉस्फेट जोड़ दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ गया, मुझे एक फॉस्फेट और जोड़नी है, तो इसको मैंने किस में बदल दिया? फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज में बदलने से जो ये पहली कार्बन रिंग में थी, ये रिंग के क्या आ गई? बाहर आ गई। तो अब मेरे पास वन वन अवेलेबल हो गई जुड़ने के लिए फॉस्फेट। तो मेरे पास क्या आ गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहां भी मैंने एटीपी खर्च किया। कितने स्टेप हुए हैं? 3। नोट करो। किसी को यह समझ में आया ग्लूकोज से फ्रक्टोज क्यों बनाया है? टाइम पास कर रहे हैं? क्योंकि वो कार्बन बाहर नहीं आएगी ना रिंग के, तो जगह नहीं है जोड़ने के लिए। ठीक है, सही है। और हमने पहली पहली 6 पे ही क्यों जोड़ी थी? क्योंकि 6 ही बाहर थी, 6 वाली बाहर थी। ठीक है। अच्छा, फ्रक्टोज को आप डायरेक्टली लाओगे तो क्या बनेगा? पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज डायरेक्टली भी तो एंटर कर सकता है। हाँ, क्या हुआ? क्या तोते उड़ गए तुम्हारे? स्टार्ट कहां से है? रिंग बनाना भाई, भाई रिंग बनानी है। अभी तुम्हारा अभी ऑर्गेनिक में दिन भर रिंग बनाया करोगे, बना ली? अभी बनाओगे? अभी बनाओगे अभी? अच्छा, वहां नहीं आए हैं? रिंग बना सिर्फ। हाँ, बीच में रेजोनेंस मत बना दियो उसके, सर्कल बना के। हाँ, वीटी सर इतनी ज्यादा रिंग बनाते हैं कि रंगोली अच्छी बना लेते हैं दिवाली पे। नहीं है? हाँ, हाँ, अब उनकी फोटो आने वाली है दिवाली पे, है ना? हाँ, रंगोली बनाते हुए। हाँ,
अरे वो तो कोई और बनाता, हम फोटो खिंचवाते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? अजीब हाल है? लेक्चर उसमें चलेगी ऑनलाइन में, तुम्हारी कैसे पढ़ाएंगे? देखते हैं, टेस्ट कराते हैं पहले। मंजिल क्या करेगा लेके? ये पढ़ना इससे बंद करवा देंगे अभी सारा। अरे चिंता ना कर, अभी तो स्ट्राइक लगी नहीं है, लगने वाले। तेरा चैनल है? सही है। तुम लोग बेटा गिटार सीख लो या तो पढ़ाई कर लो, है ना? हाँ, कोई एक काम कर लो। ठीक है। हाँ, मेट्रो में काम आ सकता है, और भी कई जगह काम आ सकता है। हाँ, शादी विवाह में तुम्हें बुलाने जा सकता है। हाँ। हाँ, और गलती से सिलेक्ट हो जाओ तो बोलना कि मैं दिन में पढ़ता था, रात में गिटार बजाता था, उससे मैं सोता नहीं था कभी। है ना? हाँ, बोलना मैंने नई टेक्निक डेवलप करी है, गिटार से पेशेंट ठीक कर दूंगा मैं। हाँ, लिखो जल्दी। भाई मेन तुम्हें सिर्फ कार्बन सिखानी है, ये याद नहीं करने स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये याद नहीं करने, तुम्हें ये समझा रहा हूं हो क्या रहा है। शुरुआत में मैंने कितनी एटीपी खर्च करी है? 2। ठीक है, और क्या बना दिया है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर? हाँ, अगली स्लाइड पे चल रहे हैं, लिख लिया? तीन एंजाइम है, पहला काइनेस, दूसरा आइसोमरेज, तीसरा काइनेस। हाँ बेटा बोल। कौन एटीपी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो दिया ये। फ्रक्ट आइसोमर है ना? आइसोमर क्या होता है? फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। समझ आ रहा है? अगली बार एटीपी खर्च हुआ है, आइसोमर में थोड़ी चाहिए मुझे। आइसोमर में बेटा क्या होते हैं, सुन ध्यान से, एक चीज और समझ ध्यान से। आइसोमर आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं बहुत सारे, और वो आसानी से कन्वर्ट होते रहते हैं। बस क्या होता है, रिएक्शन रेट कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, तो हम उसके लिए एंजाइम लगा देते हैं। एंजाइम क्या करता है? स्पीड को चेंज कर सकता है। चले भाई आगे। आगे अगली एक्सप्लेनेशन तो देख लो कम से कम। लिख लिया? ये लिख लिया सबने? बोलो। 3 स्टेप्स याद हो गए? पहला फॉस्फोराइलेशन, दूसरा आइसोमराइजेशन, तीसरा फिर फॉस्फोराइलेशन। क्या खर्च हुआ है? एटीपी। ठीक है, क्या खर्च हुआ? एटीपी। अब इधर कहानी स्टार्ट करते हैं, इधर देखो। हमारे पास नेक्स्ट सुनो ध्यान से। अरे भाई रुक जाओ, मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो ध्यान से। हमारे पास फ्रक्टोस 1,6 क्या है? बिस फॉस्फेट, यही है? अरे यही है। अब ध्यान से फोकस करो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन की शुगर है। ये क्या होती है? सुनेंगे ध्यान से। ये क्या होती है? 3-3 कार्बन की 2 शुगर में टूट जाती है एक 6 कार्बन की शुगर। मतलब हम ये कह रहे हैं बेटा कि ये मेरे पास, अगर समझ सको, ये मेरे पास 6 कार्बन की शुगर है। ये मेरे पास क्या है? 6 कार्बन की शुगर है। ये दिख रहा है सबको? ठीक है, एक फॉस्फेट यहां है, एक फॉस्फेट यहां है। इसको मैंने क्या किया है? 3-3 कार्बन की 2 शुगर में तोड़ लिया है।
एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, दो शुगर बना दिए मैंने, एक एल्डिहाइड बना दी है और एक मैंने कीटोन बना दिया, दो शुगर बना दी यहां पे, ठीक है, एक एल्डिहाइड बना दी और एक मैंने कीटोन बना दी। अब सुने ध्यान से, आप केमिस्ट्री में जब जाओगे तो एक रिएक्शन पढ़ोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को मिक्स करके हम कोई ग्रुप बनाते हैं, उसे एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ये उसका अपोजिट चल रहा है। क्या कर रहे हैं, ये 3 कार्बन की जो शुगर बनी है, 3 कार्बन की, ये वाली कीटोज है, 3 कार्बन की क्या बनी है, कीटोज, सही है, और ये 3 कार्बन की क्या बनी है, एल्डोज बनी है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को जोड़ के आप ये बना सकते थे, इसका रिवर्स चला है। इसीलिए बहुत सारी बुक्स में या आपको एंजाइम का नाम एल्डोलेज मिलेगा, सही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, उसका रिवर्स काम कर रहा है। हमें वो सब नहीं पढ़ना, हमें यहां फोकस करना है कि इनके नाम कैसे लिखने, ये बहुत जरूरी है नाम समझने। देखो, अगर मुझे 3 कार्बन का कीटोन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, समझो, मैं कैसे लिखूंगा बेटा 3 कार्बन का कीटोन। सबसे पहले 3 कार्बन लिखूंगा, वाह, फिर बीच में कीटोन लिखूंगा, ठीक है, और यहां CH3 लिख दूंगा, सही है। अब मैंने क्या करना है, इसको शुगर बनाना है, तो शुगर बनाने के लिए इसमें चीनी डाल देंगे, नहीं, शुगर बनाने के लिए इन दोनों पर एक एक OH ग्रुप जोड़ देंगे, यस, ठीक है, ठीक है। अब शुगर सुनो क्या है, दो OH ग्रुप जुड़ गए, एक यहां एक यहां, तो दो OH ग्रुप को बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी, यस, डाईहाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन की कीटोन एसीटोन, ये 3 कार्बन की शुगर है। अब क्योंकि ऊपर दो फॉस्फेट थे, एक इसके पास आ गया है, एक फॉस्फेट इसके पास आ गया है, तो वो 3 कार्बन की शुगर, देखो 3 कार्बन की शुगर का नाम यहीं तक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसके आगे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ऐसे, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को शॉर्ट में डाईहैप लिखते हैं। अब खुद से सोचो, अगर आपको 3 कार्बन की शुगर लिखनी है कीटोन वाली, बीच में कीटोन लगाओ, दोनों तरफ OH लगाओ, एक OH को फॉस्फेट से, जो मैंने रिएक्शन समझाया था वैसे कर लो, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, समझ आ रहा है। अब हमने क्या किया, 3 कार्बन की एल्डिहाइड लिखनी है, तो यहां CHO लगा दूं, सही है, यहां CHO लगा दूं, बाकी एक OH यहां लगा दूं और एक OH यहां लगा दूं, ठीक, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस OH पर, क्योंकि दो फॉस्फेट थे ना फ्रक्टोज के पास, तो एक फॉस्फेट ये रहा, तो इसका नाम क्या है, PgAl, बैलेंस कर लेना हाइड्रोजन से, क्या नाम है, PgAl। Pg का मतलब है फॉस्फेट, G वर्ड ग्लीसरॉल इनसे आ रहा है, 3 कार्बन के लिए आ रहा है, और Al का मतलब है एल्डिहाइड, तो क्या नाम आएगा इसका, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। कोई बच्चा बताएगा कि शुगर क्या है इसमें, शुगर क्या है, शुगर है ग्लिसल्डिहाइड, शुगर क्या है, ग्लिसल्डिहाइड, भाई शुगर वाला ये है ना ग्रुप, उस पे क्या जुड़ गया है, फॉस्फो, ऐसे ही शुगर क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये क्लियर है, सही है। तो इसका मतलब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन का था, उसको बीच में से तोड़ा, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा, 3 कार्बन की कीटोस, 3 कार्बन की एल्डोज, ये किस रिएक्शन का अपोजिट है, एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है कुछ। अब यहां पर ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल। यहां पर आपको एक और एंजाइम चाहिए, और डेफिनेटली यहां पर मुझे आइसोमरेज चाहिए, क्या चाहिए, आइसोमरेज। पूरा नाम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों 3 कार्बन की शुगर है, पूरा नाम होना चाहिए ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। जो हमने वर्ड पढ़ा था ना C3 साइकिल में, ट्रायोस फॉस्फेट, वो इन दोनों के लिए कॉमन शब्द है, इन दोनों के लिए क्या है, कॉमन शब्द है। मेरी बात समझ में आ रही है, ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब डाईहैप और PgL दोनों को कहते हैं, ठीक है। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, आइसोमरेज। अभी तक हमने कितने आइसोमरेज पढ़े हैं, दो, एक जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, दूसरा आइसोमरेज 3 कार्बन की कीटोज को 3 कार्बन की एल्डोज में, या रिवर्स भी ट्रू है, ठीक है। अब मुझे एक चीज समझानी है आपको, इधर देखो सारे बच्चे, ऊपर से रिएक्शन ऐसे आया, फिर वो ऐसे टूट गया, 3 3 कार्बन में, 3 कार्बन का यहां, 3 कार्बन का यहां,
ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। अगर रिएक्शन यहां से चलेगा नीचे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल होते तो 100 ये बनते, 100 ये बनते। अगर ये घटने लगेगा तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा, सही है। तो उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या करना है, इसके नीचे एंजाइम लगाने हैं, ये ऑटोमेटिकली इसमें शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गया? बोलो। मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक एंजाइम लगाओ आइसोमरेज, अगर रिएक्शन यहां से चलेगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ऊपर से मैं 100 मॉलिक्यूल लाया था, 100 ये बने थे, 100 ये बने थे, कुछ टाइम के बाद ये डबल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से रिएक्शन डबल चलेगा। मैं ऊपर से लाया था 100 ग्लूकोज, सही है, 100 ट्रायोस, 100 पीजीएल और 100 डाइहैप बने। डाइहैप किस में कन्वर्ट हो गया? पीजीएल में, सही है। तो यहां से रिएक्शन डबल चलेगा, यहां से रिएक्शन क्या चलेगा? डबल। अब इसको डबल चलाना चालू करते हैं। देखो इधर, अब सबसे पहले ही ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है कि जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, बताओ भाई, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? COH बनेगा। तो 1 2 3 यहां क्या बन गया? COH बन गया, सही है। इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके क्या बना? COH। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन है। क्यों कर रहे हैं प्रोसेस? रेस्पिरेशन है। अब देखो, जब आप किसी की ऑक्सीडेशन करते हो तो किसी दूसरे की रिडक्शन होती है। तो NAD+ की रिडक्शन होके क्या बन गया? NADH बन गया, सही है। NAD, जो बैठ के आराम से मस्ती में सो रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड भी देख लेना एक बार ध्यान से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। इधर सुनो ध्यान से, मैंने क्या पढ़ा रहा हूं, सुनो सुनो ध्यान से। हमने क्या किया है, गैस पे, सुनेंगे ध्यान से। गैस पे अभी तावा बना, रोटी क्या है, रोटी बना रहे थे, तावा गर्म किया था, ठीक है। तो हमने 2 रोटी बना ली। अभी हमें लगा कि अभी तावा थोड़ा गर्म है, उसको कुछ और बना लेते हैं। सेम चीज यहां हुआ है कि जब हमने इसको ऑक्सीडेशन करी है, उस ऊर्जा से NAD+ से NADH बना लिया। अभी थोड़ी एनर्जी बची हुई थी, हमने उठाकर टेम्पररी एक फॉस्फेट यहां जोड़ दिया, क्योंकि फॉस्फेट तोड़ने पे एनर्जी लगती है, तो मतलब तोड़ने पे निकलती है, तो जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास यहां तो फॉस्फेट था ही, यहां मेरे पास क्या था? फॉस्फेट था ही। मैंने एक फॉस्फेट, ये जो OH ग्रुप है ना, इसके जगह पर मैंने क्या जोड़ दिया? यहां पर, यहां फॉस्फेट जोड़ दिया। अब आप इस कंपाउंड का नाम पढ़ो। 1 3 1 पे आ गया, 3 पे पहले से था, 1 पे आ गया 3 बिस, बिस का मतलब 2, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि अभी एक्स्ट्रा एनर्जी बची हुई थी, मैंने टेम्पररी फॉस्फेट, और ये सब साइटोप्लाज्म में चल रहा है, फॉस्फेट होता है, वो जोड़ दिया टेम्पररी। अगले स्टेप में क्या करेंगे? एक काम कर लो, अगले स्टेप में इस फॉस्फेट को निकाल लेते हैं। निकालने के लिए बुलाओ ADP को। ADP ने कहा कि काम करो, मुझे दे दो, मैं ATP बना लूंगा। तो ADP ने वो फॉस्फेट ले ली, तो क्या बन गया? ATP बन गया। ये ATP में यहां भी बना सकता था, पर सेम स्टेप पे नहीं हो रहा था। हमने क्या किया? टेम्पररी क्या जोड़ा? फॉस्फेट, सही है। अगले स्टेप में फॉस्फेट निकाल के किसको दे दिया? ADP को। तो मेरे पास जो कंपाउंड आया वो आया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगर आप ध्यान से देखो तो 3 कार्बन का एसिड है भाई। 3 कार्बन का क्या है? एसिड है, जिस पर तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट है। ये वही है 3PGA। क्या है ये? 3PGA। तो अगर आप ध्यान से देखो, 3PGA वाले रिएक्शन में, देखो ध्यान से मेरी तरफ, 3PGA वाले रिएक्शन में अगर आपको याद हो, किसी को याद हो अगर, ऐसे PGA से अगर मैं शुगर बनाता था, ट्रायोस फॉस्फेट, तो मैं क्या क्या लगाता था इसमें? क्या खर्च करता था? NADH और ATP खर्च करता था, यहां पर खर्च करता था। अब ये उसका उल्टा चल रहा है। PGA देखो, यहां पे क्या कर रहे हैं? शुगर से एसिड बना रहे हैं, तो NADH भी बन रहा है और ATP भी बन रहा है। किसी को कुछ समझ में आ रही है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ग्लाइकोलिसिस में एसिड से शुगर बनाते थे, तो खर्च होते थे ये दोनों, NADPH और ATP। यहां क्या हुआ है? शुगर से एसिड बना रहे हैं, शुगर से एसिड बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है? NADH जो NADPH का भाई है वो, और ATP बन रहे हैं,
ठीक है। अब वो जो प्रोसेस था, जो रिडक्शन वाला प्रोसेस था, उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप का रिवर्सल। इसको क्यों नहीं कहते कि फोटोसिंथेसिस का रिवर्सल है? देखो, ये उसका उल्टा है, वो इसका उल्टा है। नाम हमने उसको दिया है ग्लाइकोलिसिस रिवर्सल, क्योंकि नेचर में पहले आया कौन था? रेस्पिरेशन। तो प्रेफरेंस किसकी होगी? ठीक है, तुम्हारा घर कहीं पर है, तो जो दूसरा बनेगा वो तुम्हारे घर के पास बनेगा। नहीं समझ में आई? समझ में आई है मैंने क्या बोला? पहले नेचर में कौन इवॉल्व किया था? रेस्पिरेशन। इसलिए फोटोसिंथेसिस के उस स्टेप को क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। इसका उल्टा हो रहा है। अभी हमने क्या बना लिया भाई? अभी हमने क्या बना लिया? एसिड बना लिया। ठीक है, अब इस फॉस्फेट की पोजीशन बदलो। फॉस्फेट की पोजीशन कैसे बदलोगे? तीसरी कार्बन से कहां लाओगे? दूसरी पे लाओगे। यहां पे ले आए फॉस्फेट को, सही है। यहां पर क्या ले आए? फॉस्फेट को। सुन लो ऐसा हमने क्यों किया, अगर जो बच्चे देखना चाहें ध्यान से देखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। सियार के मनाने से डांगर नहीं मरते, तुम्हारे मनाने से छुट्टी नहीं होगी, इधर ध्यान रखो, है ना। डांगर जानवरों को कहते हैं, ठीक है। वो डेली प्रे करता है, ऐसे एक आध मर जाए खा लेंगे, कुछ नहीं होता ऐसा। इधर देखो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड समझ में आ रहा है? पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से। पॉइंट ये है कि इसको तीसरी से उठा के मैंने दूसरी पे इसलिए रखा क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इस कार्बन पर OH ग्रुप चाहिए जो पहले नहीं था, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन चाहिए। ये कौन सा कंपाउंड है? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये ऐसा इसलिए किया कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब आप पानी निकालोगे, पानी कैसे निकाल सकते हो? जब एक कार्बन पर H हो, एक पे OH हो, क्या निकाल दिया हमने? पानी निकल गया। तो यहां पर आ गया, डबल बॉन्ड आएगा। हाँ भाई, डबल बॉन्ड आएगा यहां बीच में। कीटो इनॉल, किसी को कुछ भी आइडिया है? नहीं? चलो यहां से सुनो, इधर इधर सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, 1 मिनट ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगी। छोड़ दो इसको, रहने दो ऐसा बताने को, छोड़ दो यहां पे, नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सुनो, पहले सुन लो, थोड़ा थोड़ा सा सुन लो, जिसको समझ आ जाए ठीक है, मैं रिपीट करूंगा। अरे सुन लिया करो यार, सुन लो, जिसको भाई सुन तो लो, क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सुनो ध्यान से। जब हमने यहां से पानी निकाल दिया, यहां से OH निकाला, H निकाला, ऐसा क्यों किया? जब ये फॉस्फेट यहां था तो इसी कार्बन पर OH और H दोनों था, हमने इसकी पोजीशन शिफ्ट करके OH यहां भेज दिया, H यहां भेज दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, फिर C के साथ लिखकर O के साथ ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, इसे कहते हैं PEP। PEP क्या होती है? इनॉल फॉर्म होती है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चीज अगर आप पहचान सकें, कितने लोग इस बात को पहचान पाएंगे? ये सेम कंपाउंड है, लेकिन इनकी ये फॉर्म अलग अलग है। ये समझ आ रहा है? वो इनॉल है, ठीक है। अगर मैं इसको पायरुविक एसिड लिखूं, पायरुविक एसिड लिखूं, तो इसको लिखूंगा इनॉल पायरुवेट, ठीक है। इसके आगे सिर्फ फॉस्फेट लगा हुआ है यहां पर, तो ये पीपी है बेटा, ये क्या है? पीपी। अब इसमें से आपको फॉस्फेट निकालकर किसको दोगे? ADP से किसको दोगे? ATP को। क्या बन जाएगा? पायरुवेट। ये पोजीशन क्यों शिफ्ट करी? तीसरी से दूसरी पे क्यों लाए थे? ताकि ये पानी निकाल सकें। पानी निकालते ही क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, इनॉल फॉर्म बन जाएगी। इनॉल और कीटोन फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है, सही है, ठीक है। कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। कल शायद नहीं, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देखते हैं।